हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो जैसे कि आप सभी को अब तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि एसएससी ने स्टेनोग्राफर 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल सके। सो आपकी स्टेनो स्ट्रेटजी के लिए बस आज की ये एक वीडियो कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो होगी और यही एक वीडियो एनफ है। इसके अलावा आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एग्ज़ाम के कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में। फॉर्म कब तक भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब एक्सपेक्टेड है और आपके पास एक्चुअल प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कैसे आप अपने इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस को स्मार्ट तरीके से कवर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं या लिमिटेड टाइम के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में, कौन सी बुक्स आपके लिए सफिशिएंट हैं और कैसे आप अननेसेसरी मटेरियल से बच सकते हैं। उसके बाद आएगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, स्किल टेस्ट प्रिपरेशन। ये वो स्टेज है जहां मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हैं। हम डिटेल में समझेंगे कि शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के लिए एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक स्ट्रेटजी के साथ अपनी स्पीड को ग्रेजुअली आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो सिलेक्शन के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है। ये डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग सिक्स्थ पॉइंट पे, जो कि अभी दूर है, स्टिल एक गोल होना चाहिए हमारे दिमाग में, तो हम डिपार्टमेंट सिलेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको सारे स्ट्रेटजीज़ दे दूंगा, सारे बुक्स के डिटेल्स दे दूंगा जो आप ख़रीद सकते हो, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं एसएससी ने, क्योंकि इनकी आदत रही है कभी कभी ये लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ऑफिशियली इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो टाइमलाइन दिया था एग्ज़ाम का, वो दिया था एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के लिए 30 अप्रैल से 31 मई। बट यहाँ पर इन्होंने डेट्स चेंज कर दिए हैं, 24 अप्रैल से 15 मई कर दिया है, जो कि इनकी वेबसाइट के कैलेंडर पे 31 मई था। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम को थोड़ा कम किया है, क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन विंडो इन्होंने अलाउ किया है। यहाँ पे 25 to 21/5 यहाँ एक दिन का इन्होंने करेक्शन विंडो दिया है। और एग्ज़ाम शेड्यूल्ड था एज़ पर कैलेंडर इनके अगस्त सितंबर में इनका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड था। इसको भी इन्होंने पीछे करके जुलाई अगस्त 2026 किया है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इन्होंने टाइमलाइन में क्या चेंजेस किए हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम का टाइमलाइन है, जो आपको ध्यान में रखना है अभी से, ये है 24 अप्रैल से 15 मई। हमें इस बीच में अपना फॉर्म फिलअप करना है। बट स्टिल आप लोग वेट मत करना लास्ट डेट के लिए, क्योंकि एसएससी का साइट का हमेशा इशू रहता है। आप लोग मोस्ट प्रोबेबली इसको बिफोर 5th में आप लोग फॉर्म फिल कर दो, वेट मत करो। ठीक है, फॉर्म फिल करके पेमेंट कर दो। कोई इशू होगा तो फिर आप लोग इसको करेक्शन विंडो में देख सकते हो, बट इसको पहले फिल करना बेनिफिशियल है। कोई साइट की इशू नहीं आएगी, लास्ट मोमेंट हड़बड़ी नहीं करनी है, अभी ही फॉर्म फिलअप करके रख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म का डेट। एग्ज़ाम का डेट ये लोग दे रहे हैं जुलाई टू अगस्त। प्रैक्टिकली देखें, अभी हम लोग चल रहे हैं 26 अप्रैल में। तो यहाँ से आपके पास मई, जून,
2 महीने बचते हैं। अगर ये लोग जुलाई के एंड में एग्ज़ाम ले लेते हैं तो आपके पास प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं प्री के लिए प्रिपेयर करने को। तो 3 मंथ्स आर नॉट वेरी मच बट स्टिल इट इज़ सफिशियंट। आप लोग 3 महीने में ईज़िली 160 to 165 स्कोर कर सकते हो प्रैक्टिकली। बाकी मैं जो भी नीचे डिटेल्स दूंगा आपको उसको वो फॉलो करने हैं, बुक्स फॉलो करने हैं और जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वो फॉलो करना है। 160 to 165 इज़ नॉट टू मच, आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। आगे चलते हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं इनके नोटिफिकेशन में, कहीं और कुछ चेंजेस तो इन्होंने नहीं किए हैं। तो एज़ ऑफ नाउ इन्होंने सीट्स रिपोर्ट की हैं 731, ठीक है। तो ये अभी इनिशियल लेवल पे इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। आगे जा कर के सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने सीट्स एसएससी को नोटिफाई करती है तो जा कर के सीट्स इंक्रीज़ होते हैं। इनिशियल में ही 731 सीट्स आने का मतलब है इसको आप मिनिमम 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि नियर बाय 1750 to 1800 सीट्स के आसपास अप्रॉक्स इतने सीट्स आपके रहने के चांसेस हैं। 1800 प्लस सीट्स रहने के चांसेस हैं एज़ पर जो इनिशियल इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो 2.5 गुना तो हो जाता है इनिशियल रिपोर्टिंग वैकेंसीज़ के बाद, क्योंकि अभी मेनली इनको सीट्स जो इनिशियल मोमेंट पे इनको सीट्स देते हैं वो देते हैं CBIC, DOPT और इनकम टैक्स। ये 3-4 ही डिपार्टमेंट है जो इनिशियल लेवल पे ही सीट्स रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेनोग्राफर हैवी डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे स्टेनो की सीट्स ज़्यादा होती हैं। स्टिल ग्रेड सी में भी वैकेंसीज आएंगी और डी में भी आएंगी, तो कुल मिलाकर ये अभी 731 इनिशियल स्टेज पे काफ़ी अच्छी सीट्स मानी जाएगी। अभी नियरली 40-45 डिपार्टमेंट्स सीट रिपोर्ट करनी बची हैं और सारे डिपार्टमेंट्स फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ही एनालाइज करती हैं अपनी MIP मेरिट पोजीशन और सैंक्शन स्ट्रेंथ को। उसके बाद वो लोग फिगर आउट करते हैं कि हमें बजट के हिसाब से कितने सीट्स देने चाहिए, कितने को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वर्क कितना है। वो बहुत चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो वो लोग सोच समझ के करते हैं। उसके बाद लास्ट मोमेंट पर वो SSC को अपनी सीट्स भेजती हैं कि हमें इतने स्टेनोस की ज़रूरत है। तो जब फाइनल वैकेंसीज रिलीज़ करेगी SSC, वहाँ पे आपको नियरली 1800 प्लस सीट्स देखने को मिलेंगे एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन। ये चेंज भी हो सकता है बट लेट्स सी, 1800 होने चाहिए। आगे चलते हैं और कौन सी चेंजेस इन्होंने की हैं अपने नोटिफिकेशन में। अभी तक तो कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। क्रूशल डेट ऑफ रेकनिंग 1 अगस्त रखा गया है इस बार, ठीक है। 1 अगस्त 2018 से पहले आपके 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, या फिर जो भी अपर लिमिट है यानी ग्रेड सी के लिए 30 ईयर्स, आप 29 एंड काउंटिंग होने चाहिए ऑन एंड बिफोर 1 अगस्त 2026। देन ग्रेड डी के लिए आप 27 ईयर से कम होने चाहिए एज एंड बिफोर 1/8/2026, ठीक है। आप लोग अपनी ये देख सकते हो एज लिमिट। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1999 एंड नॉट लेटर देन 2008 आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन सेम है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और EWS PWBD अनरिजर्व को 10 साल। ये आप अपने अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं आप तो 40 तक अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। देन आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, कोई चेंजेस यहाँ तक तो नहीं दिख रहे हैं। देन हाँ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वही है, आपको 12th पास चाहिए और बाकी ये सब सेम है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है और वुमेन कैंडिडेट और SC/STs को कोई फ़ीस नहीं देनी है। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन पहले ही बताया मैंने, 25 to 21/5 है, 20 से 21 मई के बीच में आप लोग कर सकते हो। सेंटर्स आप लोग देख सकते हो अपने रीजन वाइज, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ये सारे अपने रीजन वाइज आप लोग देख सकते हो सेंटर क्या क्या कोड्स हैं, और जो भी 3 प्रेफरेंसेस मांगते हैं वो आप फिलअप करके दे सकते हो। देन यहाँ पे देखो, इसको मैंने मार्क करके भी रखा है, यहाँ पे SSC ने काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वही है, रीजनिंग से 50,
जीके जीएस से 50 और 100 इंग्लिश से, ये सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे इशू क्या था कि ये ओवरऑल मिला करके हमें 2 आवर्स मिला करते थे। अब क्या किया इन्होंने कि आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के लिए भी 30 मिनट्स मिलेंगे, अवेयरनेस के लिए भी 30 मिनट्स मिलेंगे और इंग्लिश के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। और ये सेक्शनल टाइमर लगा दिया इन्होंने। सेक्शनल टाइमर लगने की वजह से इशू ये हो जाएगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इसको 40 मिनट में कर लेते थे तो आप वो बचे हुए 20 मिनट यहाँ या यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते थे। बट अब आप ये नहीं कर पाओगे। अब आपको 30 मिनट में ही रीजनिंग भी करनी होगी और 30 मिनट में ही जीके जीएस भी करना होगा। तो जीके जीएस तो 30 मिनट में करना ईजिली हो जाता है, इंग्लिश भी 60 मिनट में हो जाती है। यहाँ दोनों से टाइम बचा करके लोग इसको रीजनिंग में लगाया करते थे, क्योंकि रीजनिंग में टाइम लगता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइम घटा के 30 मिनट कर दिया गया है, अब आपको रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा फास्ट सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना होगा। तो रीजनिंग में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो आपको रीजनिंग में थोड़ा सा हैवी जाना होगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में जैसे आप लोग करते आए थे प्रिपरेशन, वैसे कर सकते हो। अगर आप CGL CHSL के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उस तरीके से ही चलेगा। बट रीजनिंग में थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी लिखा हुआ है, माइनस मार्किंग है 0.25 की। सिलेबस इंडिकेटिव है, आप पढ़ सकते हो। वही चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस में, इंटेलिजेंस में और इंग्लिश में भी। कोई ख़ास चेंजेस यहाँ सिलेबस के अंदर नहीं किया गया है। देन स्किल टेस्ट में भी आपको ग्रेड डी का मैटर 50 मिनट में प्रिपेयर करके देना है ट्रांसक्राइब करके, और ग्रेड सी का मैटर 40 मिनट में, जो कि डुएबल होता है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ओबीसी के लिए आप सर्टिफिकेट्स नीचे देख सकते हो। और बाकी मेडिकल एलिजिबिलिटी के लिए भी आप इसके नीचे दिए गए अपेंडिक्स से अपना अपना जो इशू है वो देख सकते हो। कौन पार्शियली डिसेबल्ड है, किसको कितने % पे वो मिल सकती है रिजर्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हमें देखिए 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं। पहले वो जो कि अभी वर्किंग नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि फुल टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जो कि फुल टाइम दे सकते हैं। दूसरे वो हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो कि जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं बट अपने डिपार्टमेंट से या अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग से खुश नहीं हैं, बट वो पूरा टाइम नहीं दे सकते। दोनों तरह के लोगों के लिए बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, आपको क्या कितना टाइम देना चाहिए। जो लोग फुल टाइम फ्री हैं, पूरा टाइम दे सकते हैं SSC स्टेनो प्रिपरेशन के लिए, आप लोग एटलीस्ट 3 आवर्स निकालो इंग्लिश के लिए। देन आप लोग 2 आवर्स निकालो रीजनिंग के लिए। ठीक है, देन अगेन 2 आवर्स चाहिए आपको फॉर जीके एंड जीएस। कुल मिलाकर आपके होते हैं 3 2 2, दैट इज़ 7 आवर्स ऑफ स्टडी। अगर आप इसको और इंक्रीज़ कर लो तो और बेटर है। मान लो मुझे नहीं पता बट आपको पता है कि आपकी जीके जीएस उतनी अच्छी नहीं है और जीके जीएस SSC स्टेनो में अच्छे लेवल का आता है, तो आप इसको 2 से बढ़ा करके 3 भी कर सकते हो, 3 आवर भी दे सकते हो अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है। बट मिनिमम 2 आवर्स तो आपको देना होगा। देन 2 आवर्स रीजनिंग को देना होगा, और इस 2 आवर्स में रीजनिंग में आपको कोशिश ये करनी है कि जहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है, ठीक है, उस क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जहाँ पे मैथ्स नहीं है, जैसे साइलोइज़म है, वहाँ पे मैथ्स नहीं लगाना होता, वहाँ हमें अपना दिमाग लगाना होता है, वो आप जल्दी कर सकते हो। बट मैथ्स जहाँ लगेगा वहाँ आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड होगी, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे। देन इंग्लिश में 3 आवर्स क्यों कह रहा हूँ, इसमें आपको पहले तो साइनो एंटो में बेस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वोकैब होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये स्लोली बिल्ड होती है, ये ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती है।
आप एक दिन में 1000 वर्ड्स पढ़ लो, अगले दिन आपको 5 भी याद नहीं रहेंगे। तो ये स्लोली बिल्ड होने वाली चीज़ है, इसलिए इंग्लिश को 3 आवर्स लिख रहा हूँ। प्लस इसके बाद जो इसके रूल्स हैं ग्रामर के जो रूल्स हैं वो याद कर लेने हैं रूल्स, और याद करने के बाद उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी पढ़ रहे हो, उनके रूल्स पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर रूल पे कम से कम 50+ क्वेश्चंस करोगे। ठीक है। रिसोर्सेज में मैं आपको बुक्स बता दूंगा, कौन से बुक्स में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, जिस पे कि आप हर एक रूल पे, हर एक इंग्लिश के रूल पे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी वो रूल आपको याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं उस रूल को, क्योंकि आप कितना ही रट लो, आपको एग्ज़ाम में रटने वाली विद्या काम नहीं आने वाली, आपको प्रैक्टिस ही काम आएगा। ठीक है। वो 3 आवर इंग्लिश को, 2 आवर रीजनिंग को और 2 आवर जीके जीएस को। फिर जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं उनके लिए है स्ट्रेटजी कि आप 2+1+1 करो इक्वल टू 4 आवर्स। एटलीस्ट इतना टाइम आप दो, क्योंकि आपको मान लो जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में टाइम चल रहा है 9 to 5:30, 9 AM आप जा रहे हो, नियरली 5:30 आप ऑफिस से छूट रहे हो, 6 PM आप घर आ रहे हो। 6 PM घर आने के बाद अगर आप अभी बैचलर हो, अकेले रहते हो, तो आपको 1 से 1.5 आवर जाता है कुकिंग में, या फिर कुकिंग नहीं करते हो तो मैश का खाना मंगवाओगे, बाहर जाके खाना खाओगे, आपको ईज़िली 8 o'clock हो जाएंगे इवनिंग के। ऑफिस से आने के बाद घर पे बात करोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, 8 बज जाएंगे। इससे पहले आप फ्री नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट 8 बजे के बाद आप इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करने मत बैठना, यहाँ पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ होता देखा है। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऑफिस से आते हैं 8 बजे के बाद, उनका एक ही काम होता है खाना खाना, साथ में रील्स स्क्रॉल करना। वो थाउजेंड्स रील स्क्रॉल कर देते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता है। तो बेस्ट ऑप्शन है 8 बजे के बाद आके आप अपना फ़ोन साइड में कर दो। अगर लैपटॉप है तो उसको निकाल के पढ़ो, या फिर टैब का यूज़ करो, या फिर फ़ोन है तो इसमें एक मिनिमलिस्टिक ऐप आता है, मिनिमलिस्ट ऐप, उसको इंस्टॉल कर लो। आपके सारे अननेसेसरी जो चीज़ें हैं ना, वो उस फ़ोन में से हटा देगा, सबको ब्लैक एंड वाइट कर देगा, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा उस फ़ोन को यूज़ करने से। फिर आप यूट्यूब खोलो और पढ़ो, या फिर आप बुक खोलो। मैं तो बेस्ट रिकमेंड करूँगा आपको, मैं नीचे बुक्स बता रहा हूँ, आप वो बुक्स खरीदो और बुक से पढ़ो। फ़ोन आपके हाथ में रहेगा तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे। अभी कंपटीशन इतना कम हो चुका है इन चीज़ों की वजह से, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब शॉर्ट्स और ये पता नहीं कौन कौन से ऐप्स हैं, इनकी वजह से लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप डेली 4 घंटे फोकस कर लेते हो ना, मैं लिख कर देता हूँ एक सीट आपकी फिक्स्ड है, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज़्यादा अभी फोकस विहीन हो चुकी है। वो लोग इस लूप में घुस चुके हैं, इंस्टाग्राम और इन सब के लूप में, उनके पास टाइम नहीं है। इवन उनके पास अपने लिए खुद का पर्सनल टाइम नहीं है, इतना वो लोग घुस चुके हैं, घंटों घंटों स्क्रॉल करते हैं। इवन जो एल्डर लोग हैं वो भी। सो कहने का मतलब ये है, आपके लिए 4 आवर्स की स्ट्रेटजी काफ़ी है। आप 8 बजे के बाद खाना खाकर बैठ सकते हो, और खाना खा के बैठने के बाद आपको 4 घंटे नहीं बैठना है, आपको 2 घंटे देने हैं, और 2 घंटे आपको मॉर्निंग में देने हैं। सुबह आप ऑफिस के लिए अगर 9 AM निकलते हो और आप सुबह 6 AM उठ रहे हो, तो यहाँ पे आप 6:30 to 8:30 2 घंटे निकालो, या फिर इवनिंग में 3 घंटे कर लो, रात में 3 आवर कर लो, सुबह में 1 आवर कर लो। ये 4 घंटे आप निकालो, और ये 4 घंटे में आपको 2+1+1 इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस को देना है। ये हो गई वर्किंग वालों के लिए स्ट्रेटजी। और जो लोग अभी वर्किंग नहीं हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, जिनके पास कम टाइम है, वो भी इस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के लिए आप लोगों को कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ। आप अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको देख लेना। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, देखो, इंग्लिश के लिए अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है तो आप ब्लैक बुक ले लो। अगर वोकैब कमज़ोर है तो ब्लैक बुक ले लो। ब्रैकेट में लिख देता हूँ वोकैब के लिए।
वोकैब के लिए, ठीक है। फिर AK सिंह की एक बुक आती है, AK सिंह पब्लिकेशन, अजय कुमार सिंह पब्लिकेशन की एक बुक आती है। जब मैं पटना में था तो मैंने इस बुक से पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छी बुक है। AK सिंह की इंग्लिश बुक, फुल नेम है इसका अजय कुमार सिंह, काफ़ी फेमस बुक है, बहुत लोग इससे पढ़ के निकले हैं, ठीक है। इसमें आपको ग्रामर पोर्शन भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ग्रामर भी है, प्लस प्रीवियस ईयर्स के भी आपको लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, CGL के और CHSL के, ठीक है, जो कि मोर देन इनफ है स्टेनो के लिए, आप इजीली कर सकते हो। ये दो बुक का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ये दो बुक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत लोगों ने सिलेक्शन ली है इस तरीके से, ठीक है। इसको पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, कचरा ज़्यादा हो गया। ठीक है, देन इन दोनों बुक का या तो कॉम्बिनेशन ले लो आप, ब्लैक बुक और AK सिंह का, नहीं तो इसके बाद ही बता देता हूँ आपको मैं। इसके बाद आप ले सकते हो वर्ड पावर मेड इजी, इसको अलग कलर में डाल देता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक है नॉर्मन लेविस की, नॉर्मन लेविस की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे बहुत पसंद है ये बुक, बहुत अच्छी बुक है, मस्ट बाय है ये बुक, ये बुक मस्ट बाय है, आप लोग ज़रूर खरीद के पढ़ना। मुझे नहीं लगता 150 रुपीज़ के आसपास की आती होगी, मैं लिंक डाल दूंगा, इन सारी बुक्स का मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से शॉप कर सकते हो, तो मुझे भी कुछ उसका बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। मैं इन सारे बुक्स का लिंक डाल दूंगा, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। तो जो लोगों को सिर्फ वोकैब और ग्रामर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनके लिए ये दो बुक्स मोर देन एनफ है। इससे आपका SSC स्टेनो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इवन सिर्फ इस एक बुक से भी हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक बुक तो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि आप वोकैब की अच्छी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये सिर्फ SSC स्टेनो नहीं, आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, ठीक है। देन वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा क्लोज टेस्ट वगैरह का, ठीक है। देन एक और बुक है, वो भी मुझे बहुत पसंद है प्रैक्टिस के लिए, पिनाकल की आती है, TCS पैटर्न पे भी है और एडिक्विटी पैटर्न पे भी है, दोनों पैटर्न पे। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, 300 रुपये के आसपास की बुक आती है। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, नियरली 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और पूरे पूरे सेट्स हैं इसमें, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये 4 मैं रिकमेंड करता हूँ, ये 4 बुक में से आप कोई भी 2 बुक उठा लो, या AK सिंह ले लो, या वर्ड पावर ले लो, या ब्लैक बुक ले लो, या पिनाकल ले लो, या AK सिंह ले लो, या पिनाकल, कोई भी 2 बुक्स आप लेके उन दोनों बुक को पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपका स्टेनो में 100 में से 90, 88, 89, 90 प्लस मार्क्स ईजिली स्कोर हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक S चांद की बुक आती है, राइटर RS अग्रवाल, ठीक है। इसकी बुक आती है, इसमें 6500 प्लस क्वेश्चंस हैं TCS पैटर्न के हिसाब से, 300-400 रुपये की आएगी ये भी, साथ में चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस भी हैं इसमें। तो ये बहुत ही काम की बुक, सिर्फ ये एक बुक और आपका SSC स्टेनो रीजनिंग सॉर्टेड है, सिर्फ ये एक बुक और SSC स्टेनो आपका रीजनिंग सॉर्टेड है, आपको दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इस एक बुक से आपका सारा काम हो जाएगा, ओनली 1 बुक रिक्वायर्ड। नहीं पसंद है, कोई और लेनी है, वो बता देता हूँ, पिनाकल ले सकते हो, पिनाकल पब्लिकेशन का SSC रीजनिंग का एक बुक आता है, ये भी बहुत अच्छा बुक है, ये भी 1 बुक है, ये भी एक बुक ले लो, SSC स्टेनो आपका कम्प्लीटली कवर कर देगा। देन मान लो इन दोनों में एक्सप्लेनेशन भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए तो आप किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, किरण SSC रीजनिंग, ये ले सकते हो। ये वाली बुक में क्वेश्चंस की भरमार है,
फ्रॉम 1999 टिल डेट, इसमें सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं, ये कर सकते हो। शायद ये थोड़ी सी महंगी आती है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है, बट इन सारे बुक्स का मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। फिर एक जिसको जो टेक्स्ट बुक के फ़ैन है भाई, टेक्स्ट बुक की भी एक बुक आती है रीजनिंग की, टेक्स्ट बुक एसएससी रीजनिंग, सेम नेम से आती है, ये भी ले सकती हो, ये भी वेल एंड गुड बुक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जीके। जीके और जीएस के लिए बुक्स, आप ये सब नोट कर लो, नहीं तो सीधा लिंक खोलना, शॉप पे जाना, अभी आपको नीचे वीडियो के नीचे लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस मिलेगा बुक्स एक्सप्लोर करने का, जहाँ मैं लिंक्स डाल दूंगा, आप वहाँ से बुक परचेज़ कर सकते हो। जीके जीएस के लिए जो पहली बुक मैं रिकमेंड करूँगा, आँख बंद करके लूसेंट का जीके और जीएस। ये जीके आती है येलो कलर की, जीएस आती है ब्लू कलर की, ये दोनों ले सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बुक है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है, अरिहंत का आता है जीके, उसके लिंक भी डाल दूंगा मैं, ये भी ले सकते हो। ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए है, और ये नॉलेज बिल्ड करने के लिए, ये वाला जीके जीएस लूसेंट वाला नॉलेज बिल्ड करने के लिए, अरिहंत वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए है। देन टेक्स्ट बुक वाला भी आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने में काम आ जाएगा, टेक्स्ट बुक वाला भी डाल दूंगा लिंक। देन फोर्थ बुक एक परमार की आती है, दोनों बुक्स अच्छी हैं परमार वाली, एक फैट बॉय आती है और एक फैट मैन आती है और एक लिटिल बॉय आती है। ठीक है, इन दोनों को भी आप देख सकते हो, दोनों अच्छे बुक्स हैं। दोनों का एक कॉम्बो भी आता है शायद 600 समथिंग रुपीज़ में, इन दोनों का कॉम्बो आता है, वो भी ले सकते हो, वो भी एनफ हो जाएगा, जिसके साथ में आप लोग एक चीज़ एक्स्ट्रा करोगे, करंट अफेयर्स, ये आप कर लोगे यूट्यूब से, जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप करंट अफेयर्स अलग से देख लो, ये अलग से कर लोगे, ये किसी बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये 4 बुक्स मैंने रिकमेंड किए हैं, इसमें से कोई भी 2 बुक्स आप ले सकते हो, वो वेल एंड गुड है, एनफ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी आपकी बुक्स एंड रिसोर्सेज के लिए। अब आपने 3 चीज़ें कर ली, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देख ली, आपको पढ़ना क्या है, प्रिपरेशन देख ली, आपने बुक्स देख ली, आपको बुक्स क्या लेने हैं, फॉर्म भर दिया, प्रिपरेशन कर लिया, बुक्स देख लिए क्या पढ़ना है, देन आप दोगे एग्ज़ाम। एग्ज़ाम दे करके आपको स्कोर करने हैं एटलीस्ट 162 165, जो कि प्रैक्टिकल है, मैं इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इतना स्कोर करने के बाद जब आप अगला स्टेप देखोगे तो आपका रिज़ल्ट में आएगा नेम। रिज़ल्ट में नेम आने के बाद आप हो जाओगे एलिजिबल फॉर एसएससी स्किल टेस्ट। अब आपको स्किल टेस्ट में क्या करना है वो बताता हूँ। तो जब आप यहाँ पे पहला ही पॉइंट कर रहे थे, टाइमलाइन ऑफ एग्ज़ाम देख रहे थे, जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे थे, उसी टाइम पे साइड बाय साइड आपको स्टेनो के लिए या तो इंग्लिश में या तो हिंदी स्टेनो में, या तो इंग्लिश स्टेनो या तो हिंदी स्टेनो, आपको साइड बाय साइड कोचिंग ज्वाइन करनी है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते या आपके घर के आसपास में एसएससी स्टेनो की कोचिंग नहीं है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में चेक करो पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स, पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स मिल जाएगा आपको मेरे प्लेलिस्ट में। वहाँ पे 36 वीडियोस हैं जिसमें कंप्लीट पिटमैन शॉर्ट हैंड मैंने ख़त्म कराया हुआ है, किसी भी कोचिंग से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो। और इसका मेजॉरिटी ऑफ वीडियो आई गेस 30+ वीडियोस फ्री हैं, ओनली 5 या 6 वीडियोस मेंबरशिप पे हैं, जो कि आप 59 रुपीज़ पे करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओनली 59 रुपीज़ पे करके ये पेड वाले 6 वीडियो एक्सेस कर सकते हो। ये 30 वीडियोस जो हैं ये फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ईजिली आप पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, आइदर बाय कोचिंग और फ्रॉम माय प्लेलिस्ट वीडियोस, आपने ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया साइड बाय साइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी
रिटन एग्ज़ाम। अब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर चुके हो और पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, जो कंप्लीट करने में 3 से 6 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, 3 महीने में भी कर सकते हो, अच्छे से करोगे तो मैक्सिमम 6 महीने में भी कर सकते हो। तो 3 महीने में आपने रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर किया है और साथ साथ में ये वाला कोर्स भी कंप्लीट किया है। अब आप आओगे यहाँ पे 4th पॉइंट पे, स्किल टेस्ट प्रिपरेशन। आपने फॉर्म भर दिया, प्रिपरेशन कर लिया, बुक्स खरीद ली, एग्ज़ाम दे दिया, 160 से 165 मार्क्स आ गए, रिज़ल्ट में आपका नाम आ गया। अब आप स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। पिटमैन का कोर्स आपने कर लिया है, पिटमैन कोर्स कंप्लीटेड है। अब आप मूव करोगे कैलाश चंद्रा मैगज़ीन पे, कैलाश चंद्रा वॉल्यूम 1, जो आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। वॉल्यूम 1 2 स्पीड्स पे मैंने डाल रखे हैं, वो एक है 70 WPM, एक है 80 WPM। 70 WPM पे आपको शुरू करना है। पिटमैन आपने अभी अभी ख़त्म किया है। पिटमैन के जब अगर आप मेरे कोर्स से ख़त्म कर रहे हो, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, आपको पिटमैन की एक एक वर्ड्स मैंने वहाँ पे डिटेल में याद करने को बोल रखा है, प्रैक्टिस करने को बोल रखा और करवाया भी है। तो अगर आप वहाँ से करके आओगे तो आपको कैलाश चंद्रा वॉल्यूम 1 70 WPM काफ़ी ईजी लगेगा और आप विदिन 1 वीक आप 70 WPM लिखने लगोगे विदाउट एनी नीड ऑफ कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप 70 WPM ईजिली लिख लोगे। देन 1 मंथ आते आते आप 80 WPM लिखने लगोगे और आपको ये 1 महीने में सिर्फ 70 से 80 पे ट्रांजिशन करना है और वॉल्यूम 1 पे ही करना है। आपको 70 WPM 10 बार लिखनी है। अगर वॉल्यूम 1 का ट्रांसक्रिप्शन 1 लिख रहे हो, 70 WPM पे लिख रहे हो, एक बार नहीं लिखनी है, 5 बार लिखनी है। जब तक कि 70 WPM पे लिखना ना आ जाए 5 बार लिखनी है, क्योंकि 840 वर्ड का मैटर है, 840 वर्ड का मैटर है, जिसमें से कि 500 वर्ड जो है हर एक डिक्टेशन में सेम आते हैं। चाहे आप वॉल्यूम 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, हर एक वॉल्यूम में ये 500 वर्ड सेम आएंगे। तो इसको अगर आप 5-5 बार लिख रहे हो तो आप किसी भी डिक्टेशन को लिखने लगो तो 500 वर्ड तो आपको आते ही हैं। बाकी बचे कितने 340 वर्ड, ये आपको सीखने हैं। हर एक डिक्टेशन में 300 नए वर्ड आएंगे, हर एक डिक्टेशन में 300 नए वर्ड आएंगे। वही नए वाले वर्ड्स को आपको सीखना है, उसी वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, उसी वर्ड्स की आउटलाइंस को याद करना है। बस यही है शॉर्ट हैंड, कुछ नहीं है इसमें। ईजिली कर सकते हो, स्लो एंड स्टेडीली मूव करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 70 WPM पे लिखना है वॉल्यूम 1, डिक्टेशन नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1। 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन 2 की तरफ जाएंगे, 5 बार इसको भी लिखेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन 3 पे जाएंगे, इसको भी 5 बार लिखेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन 4 करेंगे, इसको 5 बार लिखेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन 5 करेंगे। ऐसे करते करते हम वॉल्यूम 1 को ख़त्म करेंगे 70 WPM पे। फिर इसी वॉल्यूम को फिर से 80 WPM पे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें 500 वर्ड आती है और 340 वर्ड जो बचे हुए थे वो भी हमने 70 WPM पे लिख रखा है। अब इसको हम 80 WPM पे लिखेंगे, आपकी स्पीड ईजिली इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये है स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन आपको करना कैसे है। ठीक है, अब स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए मैंने आपको बताया, आप 70 WPM पे लिखना शुरू करोगे, एक बार नहीं 5 बार लिखोगे। उसके बाद आप 80 WPM कवर करोगे, इसको भी 5 बार लिखोगे, फिर आपका वॉल्यूम 1 ख़त्म होगा। अब जब आप वॉल्यूम 2 पर मूव करोगे तो अब आप 70 नहीं लिखोगे, अब आप 80 ही लिखोगे। अब आप 80 WPM पे 5 बार लिखोगे पहला डिक्टेशन, फिर दूसरा डिक्टेशन 80 WPM पे 5 बार। ऐसे करते करते आप जो है पूरा 22 ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। आप ऐसे ही करते 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 2200 ट्रांसक्रिप्शन लिख लोगे 80 WPM पे। फिर आप वॉल्यूम 2 फिर से रिपीट करोगे, क्योंकि वॉल्यूम 2 को मैंने 90 WPM पर भी डाला है ट्रांजिशन के लिए। 80 to 90 का ट्रांजिशन के लिए डाला है 90 पे। अब आप 90 पे लिखोगे वॉल्यूम 2 का ट्रांसक्रिप्शन 1, फिर आप ट्रांसक्रिप्शन 2 लिखोगे, इनको भी 5-5 बार लिखोगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन 3 लिखोगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन 4 लिखोगे, इन सब को 5 बार 80 पे भी 5 बार लिखा था और 90 पर भी 5-5 बार लिखेंगे। फिर जब आप ये कर लोगे तब आपका वॉल्यूम 2 ख़त्म हो जाएगा। फिर आप आओगे वॉल्यूम 3 पे। जब वॉल्यूम 3 पे आओगे, यहाँ पे 2 स्पीड पे डिक्टेशन मिलेंगे आपको, 80 और 100 WPM पे। वॉल्यूम 1 में क्या था, वॉल्यूम 1 में था 70 WPM और
80 WPM। वॉल्यूम 2 में क्या था? वॉल्यूम 2 में था 80 WPM और 90 WPM। क्यों था? क्योंकि वॉल्यूम 1 में मैं चाहता हूँ आप वॉल्यूम 1 पहले 70 पे करो, फिर आप 80 पे भी करो तो आपकी स्पीड 80 आएगी। फिर वॉल्यूम 2 में चाहता हूँ आप 80 पे भी करो, फिर उसको 90 पे भी करो तो आपकी स्पीड 90 आएगी। फिर वॉल्यूम 3 आप 80 पे करो और फिर 100 पे करो, क्योंकि ये ग्रेड डी का मैटर ऐसा आता है और ग्रेड सी का मैटर ऐसा आता है। ठीक है, ये ग्रेड डी के लिए आपको 80 करना है और ये ग्रेड सी के लिए आपको 100 करना है। मैं चाहता हूँ आप दोनों स्पीड पे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बनाओ, 80 पे भी बनाओ, 100 पे भी बनाओ और दोनों स्किल टेस्ट पास करो, दोनों स्किल टेस्ट पास करो ताकि आपको बेटर पेइंग जॉब मिले, आपको लेवल 6 मिले ना कि लेवल 4। एटलीस्ट लेवल 4 भी 80 WPM पे आपको लेवल 4 मिलता है और 100 WPM पे आपको लेवल 6 या लेवल 7 तक भी मिलता है। और पेमेंट में बहुत बड़ा गैप है, ये 25,500 बेसिक पे होता है इसका, और इसका बेसिक पे लेवल 6 का लगभग 35,000 समथिंग होता है और लेवल 6 का 44,000 होता है दोस्त। तो यहाँ पर देख लो कितना बड़ा जंप है, नियरली 10,000 का जंप लेवल 6 में है और नियरली 10,000 का जंप लेवल 7 में है। तो जब आप 100 लिख करके ये सैलरी ले सकते हो 44 वाली, 80 लिख के 25 क्यों लेना है? तो मेहनत करनी है 80 से 100 जाने के लिए वॉल्यूम 3 में। फिर वॉल्यूम 4 से रिपीट होगा सेम चीज़ 80 और 100, वॉल्यूम 5 में रिपीट होगा सेम चीज़ 80 और 100। ऐसे करते करते हम लोग टोटल 8 वॉल्यूम करेंगे, कोई भी 8 वॉल्यूम हम लोग करेंगे, एनी 8 वॉल्यूम करेंगे। अभी तक मैंने वॉल्यूम 1 2 3 4 डाल दिया है, इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 5 भी डालेंगे। फिर हम लोग 20 से शुरू करेंगे, 20 21 22 23 24, इधर के 5 डालेंगे और ऊपर के 5 डालेंगे, 10 वॉल्यूम हो जाएंगे। आपको कोई भी 8 वॉल्यूम कर लेने हैं, वेल एंड गुड है। ठीक है, अब आते हैं डिपार्टमेंट सिलेक्शन पे। आपने इतनी मेहनत की, ठीक है, अब देखो कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, फॉर्म भरा, प्रिपरेशन किया, बुक्स लिए, एग्ज़ाम दिया, अच्छा मार्क्स लाया, रिज़ल्ट में नाम आया। फिर हमने स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करी, स्किल टेस्ट के लिए हमने 80 का भी स्पीड गेन किया और 100 का भी स्पीड गेन किया और हमने स्किल टेस्ट दिया। स्किल टेस्ट देने के बाद क्या हुआ, हम ग्रेड डी में भी पास हो गए और ग्रेड सी में भी पास हो गए। ठीक है, ग्रेड डी में हमारा एरर आया बिलो 3%, ग्रेड सी में आया बिलो 2%। लाना कितना था, यहाँ पे लाना था बिलो 7, यहाँ लाना था बिलो 5%। यूआर के लिए बता रहा हूँ, बिलो 7 लाना था ग्रेड डी के लिए, बिलो 5 लाना था ग्रेड सी के लिए। हमने दोनों कट ऑफ पास कर लिए। अब क्या होगा, हमारा नाम आ जाएगा दोनों लिस्ट में, हमें दी जाएगी डिपार्टमेंट की सिलेक्शन। लगभग 52 से 55 डिपार्टमेंट होंगे लिस्ट में, 52 से 55 डिपार्टमेंट ऐसे लिखा होगा। फर्स्ट CBIC, सेकेंड इनकम टैक्स, थर्ड MEA, ऐसे 52 डिपार्टमेंट की लिस्ट होगी। इसमें 52 डिपार्टमेंट्स होंगे। अब आपको ये 52 डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर में रखना है कि भाई मेरे को MEA पहले चाहिए तो 3 नंबर पे MEA को मैंने फर्स्ट पे दे दिया, फिर मेरे को इनकम टैक्स चाहिए इसको दे दिया, फिर मेरे को CBIC चाहिए ये दे दिया। इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट फिल करनी है। उसके लिए मान लो अभी जो लोग सबसे ज़्यादा जाने के लिए परेशान होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सबसे ज़्यादा लोग इसी डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ आप फ़ॉरेन में भी जा सकते हो, यहाँ आपको अच्छी पेमेंट भी मिलती है, यहाँ आपको फ़ॉरेन अलाउंसेस भी मिलते हैं, यहाँ आपका फ्यूचर पर्सपेक्ट भी बढ़िया है, इनकम टैक्स में भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा है, कस्टम्स में भी अच्छा है, CAG में बहुत अच्छा है, आप WO बन सकते हो डायरेक्ट, इवन फ्रॉम ग्रेड डी स्टेनो आप WO बन सकते हो जैसे मैं बना हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, नियरली 55 डिपार्टमेंट्स हैं और उन सब का अपना अपना फ़ायदा, अपना अपना नुकसान है। किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग आवर्स स्ट्रिक्टली 8 आवर्स हैं, कहीं कहीं पे लेट सिटिंग होती है, आप 10 आवर्स तक काम करते हो, कहीं कहीं पे कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी आपके ऊपर नहीं है, आप 2 घंटे काम कर रहे हो, आप 8 घंटे घूम रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, डिपार्टमेंट में कोई मतलब नहीं है। तो हर तरह का डिपार्टमेंट होता है। तो जब वो लिस्ट आएगी डिपार्टमेंट्स की सीट वाइज तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना रखो कि आपका पहला टारगेट होना चाहिए
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट, एनी अदर मिनिस्ट्री दैट यू लाइक। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो आपको पसंद हो सकते हैं। अपनी पसंद की मिनिस्ट्री को रख लो सेकंड पे। थर्ड पे इनकम टैक्स आता है, कस्टम्स आता है, CAG आता है, CGDA आता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो आपको घर के आसपास पोस्टिंग देते हैं, वो आप रख सकते हो। चौथे नंबर पे ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं डिफेंस वाले जो कुछ लोगों को इंट्रिगिंग लगते हैं, पसंद आते हैं। AFHQ है, AFHQ आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स है, देन CBI है, देन NIA है, देन CBI तो हो गया, NIA हो गया। नारकोटिक्स है, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेटिव डिपार्टमेंट्स भी हैं, डिफेंस वाले डिपार्टमेंट्स भी हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे डिफेंस वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको किसी किसी लोगों को उसमें जाने की बहुत तमन्ना होती है, जो डिफेंस में नहीं जा पाते, आर्मी वगैरह में, तो इधर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रेफरेंस भी अरेंज कर सकते हो। जब आएगी डिटेल्ड वैकेंसी तब मैं इस पे आपको कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, कैसा है, किसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, वो भी बता के एक वीडियो बना दूंगा। तो एज़ ऑफ नाउ ये आपके सारे डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो या मैं नहीं डिस्कस कर पाया तो मैं अगली वीडियो में भी चाहूँगा एक और वीडियो बनाकर और अच्छे से डिस्कस करना। बट टोटल ओवरऑल स्ट्रेटजी यही है। आपकी टाइमलाइन आपको पता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैंने बता दी, किनको कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए वो मैंने बता दिए, स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने बता दिया। अभी आप लोग एडमिशन ले लो या अभी से पिटपेन शॉर्टहैंड का कोर्स शुरू कर दो। देन स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है वो मैंने बता दी। डिपार्टमेंट सिलेक्शन का कैसे आता है स्किल टेस्ट पास होने के बाद वो भी बता दिया। तो ओवरऑल यही है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपका मेडिकल प्रोसीजर होता है जो डिपार्टमेंट करवाता है, या फिर आप अपने घर से ही बना कर ला सकते हो। और इसके बाद आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो जाती है 3 लिख रहा हूँ, 1 से 3 महीने में। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो 1 महीने में बुला लेती हैं, कुछ है 3 महीने में बुलाती हैं। कुछ डिफेंस वाले ये वाले हैं, ये बैकग्राउंड चेक करते हैं तो ये 6 महीने में बुलाते हैं। कुछ DOPT वाले हैं जो 1 ही महीने में बुला लेते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस में सेलेक्ट होते हो। फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइन करके आप मोटा पैसा उठाओगे, मोटी सैलरी उठाओगे। यही है हिसाब किताब। तो भाई कुल मिलाकर बात यही है, फॉर्म भरो और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। सारी बुक्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, शॉप ऑन यूट्यूब करके एक आइकन होगा स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे होगा। ठीक है, आप वहाँ से जा कर के जो भी मेरे रिकमेंडेड बुक्स है आप परचेज़ कर सकते हो। उससे हमारे चैनल का भी थोड़ा सा रिवेन्यू हो जाता है। वहाँ से लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।